मित्रों, नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूपी। मित्रों, आज मैं सीआरपीसी में उल्लिखित स्टेट केस और परिवाद यानी कंप्लेंट केस के कंपैरेटिव स्टडी अध्ययन के मकसद से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, चैप्टर 12 जो कि एफआईआर दर्ज होने से लेकर के चार्जशीट तक का विवरण बताता है। चैप्टर 12 में 154 से शुरू होता है। 154 एफआईआर का दिया गया है। इसमें 154 एक में एफआईआर दर्ज होगी, 154 दो में इन सब क्लास 2 में एफआईआर की कापी दी जाएगी कंप्लेनेंट को, और यदि एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो 154(3) में जो पीड़ित व्यक्ति होगा, परिवादी होगा, कंप्लेंट होगा, उच्चाधिकारी एसएसपी वगैरह को, सीपी वगैरह को कंप्लेंट करेगा, फाइल करेगा। 154 ये मेन हम लोग देखते हैं सेक्शन को। 155 असंज्ञेय अपराध के बारे में है, जिसमें कि विवेचना या पुलिस गिरफ्तारी असंज्ञेय अपराध वाले मुकदमे 155 के बारे में बताया गया है। 155(2) इसका इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि एनसीआर वगैरह दर्ज हो जाता है तो बिना मजिस्ट्रेट के पुलिस विवेचना नहीं करती है। ये आम भाषा में सभी लोग जानते हैं। 155(2) की एप्लीकेशन फाइल होती है। इसी तरीके से इसमें 156 एक अगला सेक्शन है। 156 जो है अन्वेषण के बारे में बताया गया है। इसका मेन सेक्शन जो है 156(3) है, जिसमें कि परिवादी या विक्टिम गया थाने पर, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर उच्चाधिकारी के पास गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सीधे कोर्ट में आता है, फाइल करता है, कोर्ट आगे की प्रक्रिया अडॉप्ट करती है। 156 के बाद 157 है, वो भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर बताता है। इसका कोई कैसे होगा, विवेचना कैसे होगी, आईओ कैसे करेगा। 158 में है कि जो थाने पर एफआईआर दर्ज हुआ और जो भी अब एफआईआर दर्ज होने के बाद तक पेपर रिकॉर्ड पर आया, उसको सारी रिपोर्ट को 158 के तहत आईओ अपने एसएचओ के माध्यम से, उच्चाधिकारी के माध्यम से कोर्ट में मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। 158 तक ये है। अब आगे बढ़ने पर आगे 100 जब एफआईआर दर्ज हो गया तो विवेचना शुरू होगी। 160 इसका इम्पोर्टेंट है, जिसमें साक्षियों को सम्मन पुलिस को, आईओ को करने का पावर है। 160 में यानी सम्मन होता है, गवाहों को बुलाया जाता है जो भी घटना से संबंधित हो। 161 में बयान दर्ज होता है। बयान दर्ज होता है, सभी को पता है, बयान पर सिग्नेचर नहीं कराया जाता है, जो कि 162 में उल्लिखित है। 162 सीआरपीसी का जो सेक्शन था उसमें लिखा है कि जो भी 161 में बयान होगा उस पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं होंगे। हाँ, 162 में ही ये लिखा है। 145 एविडेंस एक्ट में जो लिखा गया है कन्फ्रंटेशन कंट्राडिक्शन की बात है, वो जो है ये प्रीवियस स्टेटमेंट जो 161 के होंगे वो कंट्राडिक्शन कन्फ्रंटेशन के काम आएंगे। कन्फ्रंट किया जाएगा, कंट्राडिक्ट किया जाएगा प्रीवियस स्टेटमेंट से। इसका उपयोग के बारे में 162 बताता है। उसके बाद विवेचना का यही चैप्टर 12 पूरा जो है, ये सब चैप्टर 12 के अंतर्गत ही है। आईओ जो है पीड़िता को, मुलजिम को, जिसको भी कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए 164 का बयान होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होता है, वो भी ऑन ओथ नहीं होता है। ये सब प्रक्रिया की चीज़ें हैं। हाँ, ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो लिखे कि हम बयान देने वाला आदमी उसके सामने आया,
और स्वस्थ मन मस्तिष्क से बयान दिया। यदि ये सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो वो जो है उसको चैलेंज किया सकता है, ऐसा बयान को नहीं एडमिसिबल नहीं होगा, यानी कोर्ट में उस पर उंगली उठाई जा सकती है। 164 का बयान जो है मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है और स्वस्थ मन मस्तिष्क में रहने वाले व्यक्ति यानी जो पुलिस वाले लेके आए हैं, कन्फेशन हो रहा हो या स्टेटमेंट दिलाया जा रहा हो, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। मुलजिम का अगर है तो उसमें लिखा जाएगा कि ये बयान जो है तुम्हारे खिलाफ, उसको बताया जाएगा। ये सब प्रक्रियाएं होती हैं 164 का। 164 ये ऐड किया गया था इसमें कि विक्टिम जो 376 वगैरह की विक्टिम होती हैं उनका मेडिकल क्या प्रोसीजर बाद में ऐड हुआ कि उनका मेडिकल होगा, डीएनए है, सीमेन है, ये सब जो है इसकी जांच पड़ताल होगी। 164 मेडिकल का संदर्भित करता है। इसके बाद अगर 161, 162, 163 जब विवेचना का ये पार्ट चल रहा है, अगर आयु को लग रहा है कि कुछ मटेरियल कलेक्ट किया जा सकता है, सर्च किया सकता है, तो 165 ये बात है, जानकारी में रखना चाहिए। 165 सर्च के बारे में आता है। सर्च का मतलब तो सेक्शन 100 में चले जाएंगे हम लोग तब, तो सर्च वारंट जारी करने का मजिस्ट्रेट को पावर है। 165 उसी से रेलिवेंट है, सेक्शन 100 CRPC से, कि सर्च करना चाहे तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट का आर्डर लेकर के अमुक स्थान पर जिसको वो उचित समझता है जा कर के सर्च कर सकता है, कुछ एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। ये सब 165 तक तो ये हुआ। 167 सभी को पता है, 24 घंटे में विवेचना पूरी नहीं हुई तो रिमांड पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, उसके बाद 14 दिन के रिमांड पर जाता है। 167 सेक्शन जिसमें रिमांड होती है। और 167 के बाद 168 जिसका जब बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं, 167 तो इम्पॉर्टेंट है। 168 भी यही है, आईओ जो है SHO को के माध्यम से जब ये बात हो गई कि जो पूरी विवेचना पूरी हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट मतलब चार्जशीट को वो आगे अपने SHO को फॉरवर्ड करेगा, SHO से आगे की ओर फॉरवर्ड करने की 168 की बात ये आती है। 169 एक आता है कि जब FR का हम लोग देखे होंगे कि पहले के प्रैक्टिस में कि फटा हुआ चिट्ठा आता था 169 का, FR लिख करके आता था, अलग से मैनुअल था हाथ से। अब तो 173 में ही अंतिम रिपोर्ट और चार्जशीट सब लगा देते हैं पुलिस वाले। 169 का मतलब FR फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट माना जाता था। अगर मुलजिम के खिलाफ कोई गवाही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो 169 का FR यानी क्लोजर रिपोर्ट लगती थी। और अगर एविडेंस बन गया, उसके खिलाफ सबूत हैं, तो 170 में चार्जशीट के लिए आगे की ओर पुलिस वाले अग्रसर हो जाते थे। जब 170 में चार्जशीट के लिए पर्याप्त आधार बन जाता है आईओ के पास, तो 173 में चार्जशीट फाइल करने का, यानी 169 में अगर गवाह साक्ष्य नहीं हैं तो उनको FR छोड़ दिया जाएगा। 170 यानी उनके खिलाफ सबूत साक्ष्य मिल गए तो चार्जशीट फाइल होगी। 173 दो चार्जशीट फाइल करने को बताता है। 173(5) जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है जो आईओ ने कलेक्ट किया उसको फॉरवर्ड करेगा। 173(5) भले ही वो डॉक्यूमेंट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, CD हो, सारा कलेक्शन करके सब कोर्ट में फाइल करेगा। 173(5) उसी 173(2) 173(5) के सरकमफरेंस उसके आगे पीछे, यानी उसी जो जितना रिकॉर्ड आया आईओ के माध्यम से उसी पर पूरा क्रिमिनल केस लड़ा जाएगा। उसके अलावा कोई भी एविडेंस, कोई भी पेपर, कोई भी वस्तु कोर्ट में अलग से फाइल नहीं होगी। इस पर हम लोगों को, डिफेंस वालों को ध्यान देना चाहिए। कभी कभी कई एक आध केस में ये बात आई कि गवाही के बाद दूसरा कोई गवाह आया, लिया साहब जो है मेडिकल लेके खड़े हो गए आके कि साहब ये मेडिकल छूट गया था, लीजिए साहब आ गया। और उस पर भी महान जज लोग मिल जाते हैं कि उसको एडमिट भी कर लेते हैं, रख लेते हैं, विरोध नहीं होता है। ये बहुत गलत बात। जो भी क्रिमिनल के लड़े जाएंगे 173 के फील्ड में ही रहेंगे, उससे एक अंगुल आगे पीछे नहीं कोई बढ़ेगा। कोई पेपर जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से अलग से नहीं फाइल कर सकता है। ऐसा हुआ है, इसलिए हमको ध्यान में आया तो हमने कहा
इस बात को रख दिया जाए। कोई जो भी 173(5), 173(2) चार्जशीट आई, जो भी पेपर आया, जो देना हो दे दें, उसके बाद से मनमाना नहीं है। बाद में जो कोई मेडिकल दे दे, कोई ला करके चक्कू कट्टा बाद में पकड़ा दे, साहब यही चक्कू कट्टा था, इसी से हत्या हुई थी, लीजिए साहब पकड़ लिया। अरे आईओ करेक्शन नहीं किया, बात खत्म। ये डिफेंस की ड्यूटी है। तो मित्रों, ये 173 हो गया। एक आता है सेक्शन 174, जिसमें कि वो मृत्यु हो गई, आत्महत्या हो गई, पंचनामा चैप्टर जिसको कहते हैं। पंचनामा 174 का प्रोफार्मा भी पुलिस वालों का है, जिसमें लाश वगैरह को सील करते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है, उसका जो है 174 के अंतर्गत पंचनामा जानना चाहिए, बस इतना ही है। 175 में का मतलब एक आगे दिया है कि वो जो 174 में के संबंधित कोई गवाह हो तो उनको नोटिस जारी होगी। ये सब 176 तक का ये पूरा है चैप्टर 12। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो हमको समझ में आया 154, 1, 2, 3, जिसमें FIR दर्ज होगा, कापी मिलेगी। कापी नहीं, अगर FIR दर्ज नहीं हुआ तो उच्चाधिकारी का, यानी 154 FIR से संबंधित, 155 नॉन कॉग्निजेबल यानी NCR से संबंधित। इतना ठीक है। 156 का काम हम लोग करते हैं प्रैक्टिस में। 154 FIR हो गया। 155 2 हम लोग जानते हैं, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर कराने के लिए NCR के बारे में। 156 3 भी अच्छा से जानते थे। पुरानी केस को हम CRPC को इसलिए दिन का रिवाइज किया जा रहा है कि जो हमको कंपेरिजन करने के लिए हम मकसद से बैठे थे। 157 अन्वेषण की प्रक्रिया, इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, 158 में रिपोर्ट आती है, जो हम लोग कभी कभी एक देखते हैं कि साहब अन्वेषण 158 जो है रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने वाली है। जो काल्फा रिपोर्ट वगैरह कभी हम देखते हैं, तो इसी सब प्रक्रिया सेक्शन में हम लोगों का ये राइट होता है कि साहब क्या विवेचना है उसकी रिपोर्ट मंगा लिया जाए। तो मजिस्ट्रेट को 157, 158 अन्वेषण की प्रक्रिया बताता है। वो तो अन्वेषण 158 में रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड होती है, वही 158 हम लोग रिपोर्ट मंगाते हैं कि साहब विवेचना हुई, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तो इसमें जो है हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं। हाँ, 154 है, 155 है, 156 ठीक है, 158 रिपोर्ट मंगाया गया ठीक है, 160 सम्मन, पुलिस को सम्मन करने का पावर गवाहों को, ये ठीक है। 161 ठीक है, जिसमें गवाहों का बयान होता है। 162 ठीक है, ये चूँकि 145 एविडेंस से जुड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 162 हिट होता है, कंट्राडिक्शन कन्फर्टेशन के लिए इस पर राइट दिया गया है डिफेंस को। शायद प्लान हिट होगा, उसको कन्फर्म कराइए। पुराने दिए गए बयान को 161, 164 को आपस में प्रोसिक्यूशन के सारे गवाहों को लड़ाइए कराना होता है, यानी पुराने कहे गए बयान से कंट्राडिक्ट कराना, कन्फर्म कराना, ओमिशन, इम्प्रूवमेंट, जो भी चीज़ें हों, 162 पावर देता है। 164 सबको जानकारी है, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होता है। 164 ठीक है। 164 के बाद में 164 ऐड हुआ। 164 का बयान के बारे में छूट गया था। 376 वगैरह के मैटर में यथासंभव महिला ही बयान लेगी, ये सब जानकारी की चीज़ें हैं। और 164 के बाद में सीधे आने पर जो है बहुत ज़्यादा बीच में हमने बताया तो ज़रूर है, लेकिन सीधे आ जाएंगे हम लोग 169 जब FIR लगती है और जब चार्जशीट फाइल करना होता है, यानी साक्ष्य मिला तो 169 चार्जशीट फाइल होगी, करनी है पुलिस को। 170 यानी उसको साक्ष्य मिला है मुलजिम के खिलाफ। अगर नहीं मिला है तो 169 में FIR, लेकिन FIR 169 में अब प्रोफार्मा नहीं है, 173 में ही अब प्रिंट करके आता है, उसी में FIR और चार्जशीट दोनों होती है। हम लोग के समय में अलग से एक फटा चिट्ठा आता था, 169 लिखा हुआ था। और अगर 170 में पुलिस वालों को मिल गया है, एविडेंस है, तो भाई 173 2 में चार्जशीट आ जाएगी। इतना है। अब एक वही जो है पंचनामा 174 का ध्यान देना चाहिए। ये है पूरा चैप्टर 12, 154 से लेके 176 तक। इसमें FIR दर्ज होने से लेके चार्जशीट फाइल होने तक। इसका कंपैरेटिव अध्ययन करने के मकसद से हम बैठे थे कि जिसे ये चैप्टर 12 है CRPC का, इधर चैप्टर 15 है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है? 200, 201, 202, 203, 204, 205।
200 200 जो है परिवादी की परीक्षा के बारे में बताया गया है। 200 कंप्लेंट जो फाइल होती है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं। 190 में कॉग्निजेंस के बारे में बताया गया है। चैप्टर 15 जो है में कंप्लेंट आ गया। परिवादी का बयान दर्ज होता है 200 में। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेंट गलत कोर्ट में आ गई है तो 201 में फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट सक्षम न्यायालय में। 201 ये बताया। 202 में गवाहों की सूची, गवाहों का साक्ष्य, यानी जो परिवाद को सपोर्ट करने वाले गवाह हों। इसमें सुप्रीम कोर्ट का पहले आया था कि कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। बाद में आया कि सोल टेस्टिमनी पर भी मुकदमा लीड हो सकता है, कन्विक्शन हो सकता है, यानी कंप्लेंट के बयान पर भी हो, यानी सिंगल गवाही पर भी आगे बढ़ सकता है। इस पर है केस लॉ है। तो 200 में परिवादी की परीक्षा होगी। अब इसको कंपैरिजन करने का मतलब ये था जैसे 154 में 1 में FIR दर्ज होता है, ठीक उसी तरीके से कंप्लेंट जो फाइल होती है चैप्टर 15 में बताया गया 200 का मतलब 154, इधर स्टेट मुकदमा 154, इधर 200 का मतलब ये हमारा FIR हो गया एज ए कंप्लेंट। और जो उधर आपका 161 वगैरह जो चालू होती थी, गवाही होती थी, वो यहाँ पर आ गई 202 में। और 202 में कहने का मतलब एविडेंस कलेक्शन हो रहा है। 202 में कोर्ट जो है गवाही साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। 202 सब क्लास 1 में ही कुछ पोर्शन में मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस से विवेचना करानी चाहिए, तो कुछ पार्ट के लिए वो IO को थाने को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस पर आप विवेचना करके हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। ये भी है कंप्लेंट में। 202 सब क्लास 1 में भी है। इसके बाद जैसे कि अगर 169 हम बता रहे थे कि अगर मुलजिम के खिलाफ एविडेंस नहीं मिले तो FIR लग जाएगी, ठीक वही तरीके से यहाँ पर 202 के बाद 203 आ गया। अब मजिस्ट्रेट को लगा कि एक्यूज के खिलाफ एविडेंस नहीं मिल रहा है, 203 में आपका कंप्लेंट डिसमिस कर देगा। अब फिर आप उधर हमने बताया 170, 173, 2 अगर एविडेंस मिल गए तो 170 के सहायता से 173, 2 में चार्जशीट फाइल होगी। मतलब कि 204 में आपका इधर सम्मन हो जाएगा। यानी चार्जशीट समझ लीजिए कि इधर जैसे इधर चार्जशीट है 173, 2 में 170 के साथ में 173 में अगर चार्जशीट आ रही है तो उधर सम्मन हो जा रहा है। इस तरीके से कंपैरिजन करने पर हम लोगों को समझने में आसानी होगी। कहने का मतलब 154 का मतलब FIR, 200 का मतलब कंप्लेंट, तुलना करके अध्ययन करने की बात हम बता रहे हैं। उधर जो है कंप्लेंट में ये इसको मान लीजिए ये FIR के तरीके से ये आता है। और उधर 161 में 200, जैसे 161 में गवाही होती है जैसे 202 में गवाही होती है। 169 में FIR लगता है तो 203 में इधर खारिज होता है। उधर 173 में चार्जशीट आती है, इधर 204 में मुलजिम बन जाता है, तलबी हो जाता है। अब नया BNSS 2023 में इसी को कंप्लेंट वाले चैप्टर को 223, 224, 225, 226, 227 बना दिया गया है। 223 में खाली सब कुछ वही है, लेकिन 223 में ये ऐड कर दिया गया है इसमें कि किसी भी कंप्लेंट का कागज लेने के पहले मुलजिम को बुलाया जाएगा, उसको अवसर दिया जाएगा, सुना जाएगा, सेटिस्फाई होगा कोर्ट, तब कागज लेगा, फिर से सम्मन होगा। मित्रों, मुझे लगता है कि ये स्टेट केस और कंप्लेंट केस को अध्ययन करने में मैं कुछ हद तक समझाने और बताने में सफल रहा हूँ। फिर किसी नए बिंदु पर आप लोगों से चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।